students, hope that you are doing good. In this video, we are going to understand page number 7, page number 8 and page number 9 of science 1 that comes under gravitation chapter. Also, हम एक assumption भी करेंगे कि अगर gravity नहीं रहे तो उसका इफेक्ट क्या हो सकता है अर्थ के ऊपर. So without any further delay, let's dive into these pages. तो अब हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 7. इस पेज पे हम अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में सीखेंगे एंड 2 सॉल्व एग्जांपल्स भी देखेंगे. सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड आवर कांसेप्ट अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स. सो इस कांसेप्ट को समझने के लिए मान लीजिए कि आपके हाथ में एक स्टोन है. ओके, ये स्टोन को आपने क्या किया, वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया, मींस ऊपर के डायरेक्शन में थ्रो किया. अब वो स्टोन नीचे आने के पहले कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं कि विल द वेलोसिटी ऑफ द स्टोन रिमेन कांस्टेंट और इट विल गोइंग टू चेंज. मींस जिस स्टोन को आपने ऊपर के डायरेक्शन में थ्रो किया है उस स्टोन का वेलोसिटी उतना ही रहेगा कि चेंज होगा. सेकंड क्वेश्चन, हाउ विल इट चेंज. अगर चेंज होगा तो किस तरीके से चेंज होगा. थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डजंट द स्टोन मूव अप ऑल द टाइम. ऐसा क्यों नहीं होता है कि जिस स्टोन को आपने ऊपर थ्रो किया है वो हमेशा ऊपर ही मूव होता रहे. फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई डज इट फॉल डाउन आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन हाइट. ऐसा क्यों होता है कि वो स्टोन एक सर्टेन हाइट तक जाने के बाद वापस से नीचे गिर जाता है. एंड द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डज इट मैक्सिमम हाइट डिपेंड ऑन. वो स्टोन कितने हाइट तक जाएगा ये कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है. तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर अभी हम लोग देखते हैं, बट उसके पहले एक छोटा सा कंसेप्ट. अर्थ सारे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है जो उसके अगल बगल में है और इस अट्रैक्टिव फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स. और क्योंकि अर्थ का जो शेप है वो स्फेरिकल है, इसीलिए अर्थ का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पे है, सेंटर पे है. सेंटर ऑफ मास का पूरा डिटेल मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था. और क्योंकि अर्थ का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे है, इसीलिए उसका पूरा ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन अर्थ के सेंटर के तरफ होता है. और यही रीजन है कि हर एक ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल होता है. वो ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर की तरफ जाने की कोशिश करता है. और इसीलिए जिस स्टोन को आपने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया था वो स्टोन के ऊपर भी अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है और इसी के वजह से वो स्टोन एक सर्टेन हाइट अटेन करने के बाद वापस से नीचे फॉल हो जाता है. अब जैसे ही आपने स्टोन को अपवर्ड थ्रो किया तो आपने क्या किया, इस स्टोन को अपने हैंड के थ्रू फोर्स दिया. अब उस स्टोन ने उस फोर्स को वेलोसिटी में कन्वर्ट करके अपवर्ड मूव होना स्टार्ट किया. अब सिंपल, जितना ज्यादा फोर्स देंगे उतना ज्यादा स्टोन के पास वेलोसिटी रहेगा और उतना ज्यादा वो हाइट अटेन कर पाएगा. जितना कम आप फोर्स देंगे उतना कम वेलोसिटी स्टोन के पास रहेगा और उतना कम हाइट वो अटेन कर पाएगा. तो वो स्टोन कितना हाइट अटेन कर पाएगा ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो सिंपल वो स्टोन के पास कितना वेलोसिटी है. तो आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन हाइट, एक हाइट तक रीच करने के बाद जब वेलोसिटी 0 हो जाता है तो अब इस जगह पे अर्थ का ग्रेविटी काम करता है. वो तुरंत वेलोसिटी 0 होने पे स्टोन को अपने तरफ पुल करना स्टार्ट करता है. और यही रीजन है कि एक सर्टेन हाइट पे जाने के बाद स्टोन वापस से नीचे गिर जाता है. सो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा. अब हम शिफ्ट होते हैं हमारे सॉल्व एग्जांपल के पास. सो अब हम देखते हैं हमारा पहला सॉल्व एग्जांपल. तो बोर्ड पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन इधर पे लिख दिया है. क्या है क्वेश्चन, to calculate the gravitational force due to the earth. हमें gravitational force कैलकुलेट करना है जो किसके वजह से लग रहा है, अर्थ की वजह से लग रहा है. पर किस पे लग रहा है, तो ऑन महेंद्र इन द अर्लियर एग्जांपल. पिछला वाला सॉल्व एग्जांपल ध्यान में लीजिए, महेंद्र विराट के बारे में हमने कुछ डिस्कस किया था, तो वही महेंद्र के बारे में इधर पे बात कर रहा है. ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो इधर पे मैंने लिखा है बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से ग्रेविटेशनल फोर्स is equal to universal gravitational constant multiplied by capital M मतलब mass of first object multiplied by small m मतलब mass of object divided by r square means distance. तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगेगा. तो इस क्वेश्चन में मेरा दो ऑब्जेक्ट कौन कौन सा है, पहला ऑब्जेक्ट तो मेरा महेंद्र है जिसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और दूसरा ऑब्जेक्ट मेरा अर्थ है जो महेंद्र के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है. ओके, तो मुझे सिंपली मास चाहिए अर्थ का भी और मुझे मास चाहिए महेंद्र का भी और मुझे ये दोनों के बीच का डिस्टेंस भी चाहिए. तभी जाके मैं महेंद्र के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है ये कैलकुलेट कर सकता हूँ. ओके, तो इधर पे मैंने वो चीजें गिवन में लिख दी है. सबसे पहले मास ऑफ महेंद्र का मास स्मॉल m से हम लोग डिनोट करेंगे 75 kg. ये वैल्यू मैंने कहाँ से लिया, तो हमारा प्रीवियस सॉल्व एग्जांपल से. नेक्स्ट मास ऑफ अर्थ मींस कैपिटल M से डिनोट करते हैं
और मास ऑफ अर्थ कितना होता है 6 × 10⁻24 kg, ये आपको ध्यान में रखना है। रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, मींस अर्थ का रेडियस कितना होता है, तो 6.4 × 10⁻6 मीटर। ये दोनों वैल्यू, पहला कौन सा मास ऑफ अर्थ और दूसरा रेडियस ऑफ अर्थ, ये दोनों वैल्यू आपको ध्यान में रखना ही है। और प्लस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मींस कैपिटल जी, इसका भी वैल्यू आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। तो फाइंड क्या करना है हमें, तो सिंपल ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन महेंद्र के ऊपर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ये हमें फाइंड आउट करना है। उसको हम लोग डिनोट करने वाले हैं कैपिटल एफ के साथ। अब हम आते हैं हमारे सॉल्यूशन के ऊपर। तो सॉल्यूशन में सबसे पहला स्टेटमेंट हमें ये देना पड़ेगा कि हम जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं फॉर्मूला एक्चुअली कहां से लिए हमने, तो हम यूज कर रहे हैं न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाला फॉर्मूला। तो इधर तो मैंने वो चीज लिख दिया, बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F = G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r²। ओके, बस इधर तक हमारा थियरी पार्ट खत्म होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा एक्चुअल कैलकुलेशन। सो लेफ्ट साइड में फोर्स मेरा एज इट इज है, इक्वल टू मैंने दे दिया। राइट साइड में कैपिटल जी मैंने इधर पे मेंशन किया 6.67 × 10⁻⁹ कैपिटल जी खत्म। मल्टीप्लिकेशन का साइन, फिर स्मॉल कैपिटल M मतलब क्या, मास ऑफ अर्थ कितना होता है 6 × 10⁻24। ओके, फिर स्मॉल m कितना था 75 kg, स्मॉल m 75 kg, फिर डिवाइड बाय r²। r क्या है, तो रेडियस ऑफ अर्थ, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द महेंद्र कितना है वो डिस्टेंस, तो 6.4 × 10⁻6 मीटर। ओके, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा द होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब आते हैं हम लोग कैलकुलेशन में। तो कैलकुलेशन में हमने 10 वाले जितने भी टर्म होते हैं सबको एक साइड में लिख दो और बाकी जो नंबर्स उनको एक साइड में लिख दो। तो मैंने यही किया है इस स्टेप के अंदर। मैंने सबसे पहले ये 6.67 एज इट इज इधर पे लिख दिया, फिर ये 10⁻11 को मैंने लास्ट में इधर पे लिखा। ओके, बताता हूँ 6.67 इधर पे लिखा, फिर 10⁻11 फिलहाल रुकिए, ये मल्टीप्लाई बाय 6 मैंने यहाँ पे लिख दिया, 6.67 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 6 आ गया और ये मल्टीप्लाई बाय 75 आ गया। अब ऊपर क्या बचा 10⁻11 और 10⁻24, ये दोनों टर्म को मैंने इधर पे लास्ट में लिखा है 10⁻11 और 10⁻24। क्लियर, न्यूमरेटर क्लियर। अब आते हैं डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में क्या है, तो 6.4 × 10⁻6 द होल स्क्वायर है। तो सिंपली मैंने इसको क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने पे क्या मिला, द होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या 6.4 मल्टीप्लाई बाय 6.4 क्योंकि होल स्क्वायर है, और इसके साथ में ही 10⁻6 का भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा 10⁻6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप पे सिंपली हमें क्या करना है, थोड़ा कैलकुलेशन स्टार्ट करने पड़ेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने f एज इट इज रखा है, इक्वल टू भी एज इट इज रखा है, 6.67 भी मैंने एज इट इज रखा है, 6 × 75 को मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो 6 × 75 को मल्टीप्लाई करने के बाद 6 × 75 को मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे क्या मिलता है 450। तो सिंपली मैंने ये दोनों के जगह पे क्या लिख दिया, 450 लिख दिया। उसके बाद 10⁻11 10⁻24, ये दोनों को मैंने सॉल्व कर दिया। सिंपल इंडाइसेस वाला रूल क्या आ जाएगा, -11 + 24 क्या आता है 30। तो साइन ऑफ ग्रेटर नंबर क्या है 24, उसका साइन क्या है प्लस, तो क्या आ जाएगा 10⁻+30। ओके, न्यूमरेटर क्लियर। अब आते हैं डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में क्या है, तो 6.4 × 6.4, तो 6.4 × 6.4 ये वाला वैल्यू इधर पे मैंने सॉल्व किया। अच्छा, एक चीज मैं इधर पे आपको हाईलाइट करा दूं, जो दोनों जो मेरे नंबर्स है वो दोनों नंबर में क्या है, डेसिमल है। देखिए इधर पे भी 6.4 है, इधर पे भी 6.4। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करना रहता है, तो फर्स्ट वाले नंबर में मेरा डेसिमल कहाँ है, मेरा डेसिमल कहाँ है, एक नंबर के पहले है, मींस 1 डिजिट के पहले इधर पे डेसिमल है, और सेकंड नंबर में भी मेरा डेसिमल कहाँ है, 1 डिजिट के पहले है। तो हमें ये चीज ध्यान देना होगा कि जो भी मेरा आंसर आएगा उस आंसर में मुझे इधर का 1 डिजिट का पहले वाला नंबर और इधर का 1 डिजिट का पहले वाला नंबर, मतलब 1 + 1 टोटल 2 डिजिट के पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो मैंने सेम वही किया, ये मेरा फर्स्ट डिजिट हो गया, मेरा सेकंड डिजिट हो गया, तो ये दोनों डिजिट के पहले मैंने इधर पे क्या कर दिया, डेसिमल लगा दिया। ये सिंपल बेसिक मैथ्स है। ओके, तो क्या आ गया ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, तो सिंपली 40.96। तो मैंने 6.4 × 6.4 के जगह पे क्या लिख दिया, 40.96 लिख दिया। ओके, अब इधर पे क्या हो जाएगा, तो इधर पे भी इंडाइसेस का रूल लगेगा, 10⁻6 × 10⁻6 क्या हो जाएगा, ये सिंपली 10⁻12। क्लियर इधर तक। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं हम लोग। लेफ्ट हैंड साइड मेरा एज इट इज चल रहा है, 6.67 को 450 के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब मैं ये दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो इधर पे मैंने वो चीज किया है, क्या वैल्यू आता है मेरे को ये आता है। अब इधर पे भी सेम देखिए, फर्स्ट नंबर में मेरा डेसिमल है, सेकंड नंबर में मेरा डेसिमल नहीं है। तो फर्स्ट नंबर में मेरा डेसिमल कितने पॉइंट के पहले है, तो 2 पॉइंट के पहले है,
तो बस मुझे आंसर में क्या करना है, जो भी आंसर आएगा उसमें मुझे 2 पॉइंट के पहले डेसिमल लगा देंगे। तो मैंने वही किया, मेरा ये आंसर आया था, तो इस आंसर में मैंने 2 डिजिट्स के पहले क्या कर दिया, डेसिमल लगा दिया। ये आंसर में क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो 6.67 into 450 का वैल्यू क्या आता है, इतना। ओके, अब ये मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज है, ये 10⁻13 भी मेरा एज इट इज है। अब जरा ध्यान से, मेरा 10⁻12 कहाँ पे प्रेजेंट था, डिनोमिनेटर में था। ठीक है, मुझे क्या करना रहता है, 10 वाले जितने टर्म्स रहते हैं सबको एक साथ लाना रहता है, उनको सॉल्व करना रहता है। बाकी जो नंबर्स रहते हैं उनको एक साथ लाना रहता है, उनको सॉल्व करना रहता है। सिंपल ट्रिक। तो अब इस स्टेप पे, ये वाले स्टेप पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो न्यूमरेटर में मेरा 10 वाला टर्म है और डिनोमिनेटर में भी मेरा 10 वाला टर्म है। डिनोमिनेटर में जो भी मेरा 10 वाला टर्म था उसको न्यूमरेटर में मैंने शिफ्ट कर दिया। पर जब मैं 10⁻+12 को न्यूमरेटर में शिफ्ट करूंगा, ऊपर जब शिफ्ट करूंगा तो ये जो +12 का साइन है वो चेंज हो जाएगा किसमें, -12 में। तो क्या आ जाएगा फाइनली, ये वैल्यू, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन का ये वैल्यू, ये मल्टीप्लाई का साइन 10⁻13 मेरा एज इट इज, और ये 10⁻+12 को मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो क्या आ जाएगा मेरा 10⁻²। ओके, और डिनोमिनेटर में मेरा क्या है 40.96, ये एज इट इज चल रहा है। अब आते हैं हम लोग इस वाले स्टेप। तो मेरा लेफ्ट साइड में फोर्स एज इट इज है, इक्वल टू एज इट इज है, ये पूरा नंबर मेरा इधर पे एज इट इज है, मल्टीप्लाई ऐसे ही, और इधर पे वापस से मैंने क्या कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया। तो 10⁻13 into 10⁻², सिंपल इंडेक्स 13 - 12 क्या आता है 1, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 13 ग्रेटर है, प्लस मींस क्या आएगा +1। इधर पे मैंने लिख दिया 10⁻+1 और डिवाइड बाय मेरा नीचे कौन सा टर्म था, तो 40.96 है। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे इसके नेक्स्ट स्टेप में, तो 10⁻1 है, मतलब क्या, सिंपल क्या है, वो 10 है। तो इधर पे मैं डायरेक्टली क्या लिखता हूँ, 10 लिखता हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो मुझे क्या करना है, ये पूरे नंबर को 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, ये जो मेरा डेसिमल है ये राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, मींस 30,015 इधर पे मेरा ये चीज वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है, ये मल्टीप्लिकेशन करने पे मुझे क्या वैल्यू आ गया, ये वैल्यू आ गया, और मेरा डिनोमिनेटर में क्या है, तो 4496 मेरा एज इट इज है। क्लियर है। अब इसके बाद मुझे क्या, मैंने देखो पहले ही आपको बताया था मेरे को डेसिमल से बहुत ज्यादा नहीं लगता है, तो मैंने क्या किया, सिंपली ये डेसिमल को किसी भी तरीके से हटा दिया। तो अगर आप देखेंगे ये पूरे टर्म में मेरा डेसिमल कहाँ है, तो डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में डेसिमल कहाँ पे प्रेजेंट है, 2 डिजिट के पहले प्रेजेंट है। तो अगर मेरे को ये डेसिमल हटाना है तो सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा, इस डेसिमल को राइट साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो कितने बार मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि डेसिमल हट जाए, तो 2 टाइम शिफ्ट करना पड़ेगा। इसी के लिए डिनोमिनेटर में 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा डेसिमल राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। अब क्योंकि मैं डिनोमिनेटर में 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे उसको बैलेंस करने के लिए न्यूमरेटर में भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सिंपल स्टेप में मैं इधर पे अगर लिखूं इसके बाद, तो मैं न्यूमरेटर में भी 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर में भी 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सिंपल ये जो डेसिमल है ये हट जाए। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 क्या दे देगा, तो ये पूरा एज इट इज, ये डबल जीरो इधर का ऐड हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, तो सिंपली ये डेसिमल हट जाएगा, मींस 0.96 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब इस चीज को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, अभी इधर पे जगह नहीं था, उसके लिए मैंने इधर पे ये रफ करके ये इक्वेशन मैंने इधर पे लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सो डिवाइड करने के पहले जितना हो सके ये डिवीजन को हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अगर आप देखते होंगे तो इधर यूनिट प्लेस पे 0 है, इधर के यूनिट प्लेस पे 6 है। तो अगर मैं ये दोनों टर्म को, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 4 से कट करूं तो शायद मेरा कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म में आ सके। तो करके देखते हैं। इधर पे 30 है, 4 7 are 28, 2 कैरी गया, 4 5 are 20, खत्म, 4 0 are 0, 4 3 are 12, 3, 4 7 are 28, 2, 4 5 are 20। न्यूमरेटर सॉल्व, डिनोमिनेटर को मुझे 4 से डिवाइड करना, तो क्या आ जाएगा, 4 1 are 4, 4 0 are 0, 4 2 are 8, 1 आ गया, 4 4 are 60। ओके, अब ये आ चुका है ये नंबर। अब जरा इसको आप देखेंगे तो शायद ये अब और सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होने वाला, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सिंपल डिवाइड करके देखना पड़ेगा। 1 0 2 4 को डिवाइड कर रहा हूँ मैं 7 5 0 3 7 5 के साथ। इधर पे 1000 समथिंग है और इधर पे 7000 समथिंग है, तो मैं 1024 मल्टीप्लाई बाय 1 करके देखो, 1024 मल्टीप्लाई बाय 2 करके देखो, 1024 मल्टीप्लाई बाय 3 करके देखो, तो ये पूरा टाइम वेस्ट होगा।
सिंपल अगर आप इधर पे देखेंगे तो इधर 1000 समथिंग है, इधर पे 7000 समथिंग है, तो ये कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई बाय 5 के ऊपर आया है, या मल्टीप्लाई बाय 6 या 7 या 8 के आसपास आने वाला। तो मैं 5 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ क्या वैल्यू आता है। 1024 मल्टीप्लाई बाय 5 अगर मैं करूंगा यहाँ पे, तो 5 4 20, 5 2 10 प्लस 2 12, 5 0 0 प्लस 1 1, 5 1 5, कितना आ गया 5000 समथिंग आ गया। हमें कितना चाहिए 7000 समथिंग चाहिए, तो हमें x स्टेप और आगे जाना पड़ेगा। 1024 मल्टीप्लाई बाय 6 करके देखते हैं क्या आ रहा है। 6 4 24, 6 0 12 13 14, 6 0 प्लस 1 1, 6 1 6, कितना आ गया 6000 के समथिंग आ गया। हमें 7000 समथिंग चाहिए, और एक स्टेप आगे चलते हैं। 1024 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 4 28, 7 0 14 15 16, 7 0 प्लस 1 1, 7 1 7, कितना आ गया 7168। हमें कितना चाहिए 7500 समथिंग चाहिए, अभी भी ये छोटा है। एक और आगे करके देखते हैं क्या वैल्यू आता है। मल्टीप्लाई बाय 8, 8 4 32, 8 2 16, 17 18 19 19, 8 0 0 प्लस 1 1, 8 1 8, कितना आ गया 8192, 8192। अब ये नंबर 8000 के आसपास है, अब ये हमें कितना चाहिए 7000 के आसपास है, तो हमें इसे एक्सक्लूड करना पड़ेगा। हम कौन सा चूज करेंगे, ये वाला चूज करेंगे। तो इधर पे 1024 को 7 से मल्टीप्लाई करने पे क्या वैल्यू आ रहा है 7168, तो इधर सिंपली मैं लिखूंगा 7 टाइम्स 7168, माइनस करके देखते हैं। डायरेक्टली इधर पे वैल्यू लिखता हूँ 8 5, इधर पे 3 4 माइनस 1 3, इधर पे माइनस हो गया, कितना आ गया 3 3 5, और ये 7 को मैं इधर पे नीचे लिख देता हूँ। क्लियर हो गया। अच्छा वापस से आप इधर पे सोचिए, इधर पे 1000 समथिंग है, इधर पे 3000 समथिंग है, ठीक है। अगर इधर पे ये पैटर्न अगर आप समझेंगे तो 1224 को जब 5 से मल्टीप्लाई करे थे तो समथिंग 5000 के आसपास आ रहा था, जब 6 से करे तो 6000 के आसपास आ रहा था, 7 से करे तो 7000 के आसपास, 8 से करे तो 8000 के आसपास। समझ रहे हैं आप ये पैटर्न। हमें क्या चाहिए, हमें समथिंग 3000 के आसपास चाहिए। मैं सिंपल क्या करता हूँ 1024 मल्टीप्लाई बाय 3000 करता हूँ डायरेक्टली। 4 3 12, 0 6 प्लस 1 7, 3 0 से 0 3 1 से, कितना आ गया 3072, 3072। अच्छा हमें कितना चाहिए 3300 समथिंग चाहिए, तो इधर पे है 3072, हमें चाहिए 3300। तो अगर अभी भी अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो समथिंग 4000 आएगा, तो वो इस नंबर से बड़ा। एक्चुअली क्या करता हूँ इधर पे लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 3 करने पे कितना आ जाएगा 3072, माइनस करते सिंपल मैक्स 7 - 2 5, 8 2, ये 0, तो ये 7 ले लिया मैंने नीचे, अब आ जाएगा ये 5। क्लियर हो गया इधर तक। अच्छा अब मुझे क्या चाहिए, समथिंग 2000 के आसपास चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ मल्टीप्लाई बाय 2 से देखता हूँ। 4 2 8, 2 2 4, 2 0 0, 2 1 2, कितना आ गया, तो 2048 आ गया। मुझे कितना चाहिए 2800 समथिंग चाहिए, तो 2 टाइम्स पे इतना आ रहा है और 3 टाइम्स पे कितना है, तो 3000 के आसपास है, तो मैं तो ये वाला में लूंगा। तो इसके लिए मल्टीप्लाई बाय 2 मींस 2 टाइम्स कितना आ जाएगा 2048। सिंपल मैक्स करना इधर पे क्या आ जाएगा 7 आई थिंक 0, इधर पे 8 और ये 0, ठीक है। अब कोई इधर पे नंबर नहीं बचा, तो अगर मुझे और आगे जाना, अगर मुझे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग डेसिमल के बाद भी 2 डिजिट हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो मैं इधर पे डेसिमल दे देता हूँ, इधर पे 0 ऐड करता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये समथिंग 8000 के आसपास है, तो डायरेक्टली में मल्टीप्लाई बाय 8 वाला मैंने कहीं किया है, कितना आ रहा है 8190। हमारा वैल्यू क्या है 8070। ध्यान से इसको जरा देखिए, ये क्या है 8070 है और ये क्या है 8192 है, तो ये नंबर बड़ा है, तो मैं इधर पे इसको 8 टाइम नहीं लिखूंगा, मैं इसका एक स्टेप पीछे जाऊंगा, मींस 7 टाइम वाला मैं इधर पे चूज करूंगा। तो क्या आ रहा है 7 टाइम पे करने के बाद 7168, सिंपली कैलकुलेट करना है हमको। इधर पे 2 आ जाएगा, इधर पे 0, आई थिंक इधर पे 9 आ जाएगा। ये डेसिमल हमने लगा दिया, टेंशन नहीं, वापस इधर 0 क्या आ जाएगा, समथिंग 9000 के आसपास चाहिए, तो 9000 के आसपास, तो इधर पे मैंने 9 से भी मल्टीप्लाई करके रखा है, क्या आ रहा है 9216 आ रहा है। हमें कितना चाहिए 9020 चाहिए, तो ये 9 टाइम पे मल्टीप्लाई करने पे नंबर बड़ा हो, तो मैं एक स्टेप पीछे जाऊंगा, 8 टाइम वाले के पास जाऊंगा। कितना आ रहा है 8 टाइम वाले पे, तो 8192, तो हम ले सकते हैं। इधर पे 8 टाइम पे करने के बाद क्या आ जा रहा है 8192, क्या आ जाएगा इसका वैल्यू 8,
इधर पे 8, इधर पे 9, इधर पे 11, 9, 10, 11, 2, इधर पे 9, इधर पे क्लियर होगा। अब इधर पे वापस 0 लगा। अब मैं इसके आगे और सॉल्व नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे इधर पे डेसिमल के बाद 2 टर्म्स मिल चुके हैं, तो बस मैं इधर पे इसको होल्ड कर दूंगा। क्या आ गया मेरा वैल्यू? इसको डिवाइड करने के बाद क्या आ गया मेरा इधर पे वैल्यू? 732.78 समथिंग आ गया। ठीक है। अच्छा, अगर आप इसको वापस से ध्यान से देखेंगे तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट है किसके? तो 732.7 आया है। इस वैल्यू में अगर मैं 0.3 ऐड कर दूंगा तब मेरा कितना वैल्यू आ जाएगा? 733 आ जाएगा। तो ये लगभग, मतलब ये जो वैल्यू है लगभग किसके सेम है? तो 733 न्यूटन के आसपास है। तो मेरा एक्चुअल वैल्यू में इधर पे क्या बोल दूंगा इस न्यूमेरिकल में? 733 न्यूटन के आसपास आया। मींस क्या था हमारा क्वेश्चन? क्या था? हमें क्या चीज फाइंड आउट करना था? कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ ऑन महेंद्र। मींस अर्थ महेंद्र के ऊपर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है? 733 न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स महेंद्र के ऊपर लग रहा है। तो इधर पे हमारा फर्स्ट सॉल्व एग्जांपल खत्म होता है। अब हम सेकंड सॉल्व एग्जांपल देखते हैं। तो बोर्ड के ऊपर मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, पूरा क्वेश्चन मैंने इधर पे लिख दिया है। क्या है क्वेश्चन? स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, what will be the Mahendra velocity after 1 second if he is falling down due to gravitational force of the earth? थोड़ा अलग तरीके से इसको जरा हम लोग रीड करते हैं। if he मतलब कौन? महेंद्र। if Mahendra is falling down due to gravitational force of the earth, means महेंद्र नीचे ही गिर रहा है due to gravitational force of the earth, तब starting from the rest, मतलब रेस्ट से, मतलब अभी महेंद्र कहाँ पे? तो इस पोजीशन पे है। तो इस पोजीशन पे अभी उसने गिरना स्टार्ट नहीं किया है, अभी वो कौन से स्टेट में? तो रेस्ट स्टेट में। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट से स्टार्ट करने से व्हाट विल बी दी महेंद्र वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड? सो रेस्ट से लेके जब वो गिरना स्टार्ट करेगा तो इधर से लेके जस्ट 1 सेकेंड के बाद, मतलब इस जगह पे उसका वेलोसिटी कितना रहेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा, सेम क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था हमारे प्रीवियस वीडियो में, सेकंड सॉल्व एग्जांपल है, सेम इसी तरीके से था। तो जो भी पैटर्न हमने उधर पे फॉलो किया था, सेम पैटर्न हम लोग इधर पे भी फॉलो करने वाले हैं। बेसिकली हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या फाइंड आउट करना है? तो महेंद्र का वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो उस क्वेश्चन में, हमारे प्रीवियस वीडियो के सेकंड क्वेश्चन में, हमने महेंद्र का वेलोसिटी कहां से फाइंड आउट किया था? तो न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने यूज किया था। क्या है न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? तो ये v = u + at। ठीक है, ये इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इधर पे मुझे v मतलब वेलोसिटी का वैल्यू मिल सकता है, पर ये v निकालने के लिए मुझे ये तीन टर्म का वैल्यू पता होना चाहिए। कौन सा तीन टर्म? u, a और t का वैल्यू। इधर पे u क्या है मेरा? इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है? एक्सेलरेशन, और t क्या है? टाइम। तो जरा हम लोग देखते हैं कि फिलहाल हमें कौन कौन सा वैल्यू पता है यहाँ पे। अगर मैं u का बात करूँ, इनिशियल वेलोसिटी का बात करूँ, तो जरा सोचिए जब महेंद्र गिरना स्टार्ट नहीं किया था, ठीक है, तो उस समय उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या रहा होगा? जब वो गिर ही नहीं रहा है तो उसका वेलोसिटी क्या? कुछ नहीं रहा होगा। तो उस समय हमारा u, स्मॉल u कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो मुझे ये स्मॉल u का तो वैल्यू पता है, जो क्या है? 0 है। अब इसके आगे a का अगर मैं बात करूं, एक्सेलरेशन का, मींस महेंद्र के एक्सेलरेशन का, तो वो मुझे नहीं पता है, मुझे कहीं पे भी क्वेश्चन में भी नहीं दिया गया, तो मुझे a निकालना पड़ेगा। उसके बाद थर्ड जो टर्म है वो है t। तो t मींस टाइम। टाइम मुझे पता है, देखिए इधर पे मैंने अभी पढ़ा कि आफ्टर 1 सेकंड, मतलब टाइम मुझे पता है क्या है? 1 सेकंड। तो इस इक्वेशन में अगर मुझे v का वैल्यू निकालना है तो मुझे u पता होना चाहिए, a पता होना चाहिए, t पता। इसमें से मुझे u पता है, t पता है, पर a नहीं पता। तो अब मेरी प्रायोरिटी क्या हो जाएगा कि मुझे a का वैल्यू निकालना है। तो अब मैं a का वैल्यू कहां से निकालूंगा? तो सिंपल, मैं न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज करूंगा। क्या है न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन और उसका फॉर्मूला क्या है? तो F = m। तो इधर से मेरा a का वैल्यू क्या निकलेगा? तो m इधर मल्टीप्लिकेशन में था, लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा तो डिवाइड हो गया। तो इधर से मैंने a का वैल्यू क्या निकाल दिया? F/m। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ये फॉर्मूला यूज करके a का वैल्यू निकालूंगा, फिर जो भी मेरा a का वैल्यू आएगा उसको मैं सिंपली ये फॉर्मूला में पुट कर दूंगा। तो अब हम ये देखते हैं कि मुझे ये a निकालने के लिए क्या क्या चीज चाहिए। ये स्टेप बाय स्टेप हमें हर एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के पहले ये स्टेप्स हमें सोचना पड़ेगा कि मेरा पैटर्न क्या रहेगा उस न्यूमेरिकल को टैकल करने का। तो मैं वही चीज आपको इसके थ्रू बता रहा हूँ। हमें v निकालना है तो इधर पे हमें a चाहिए। अब a निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? तो हमें f चाहिए, m चाहिए। तो मुझे f किसका चाहिए और मुझे m भी किसका चाहिए, मतलब मुझे फोर्स किसका चाहिए, मुझे मास भी किसका चाहिए?
तो सिंपल मैं एक जिसका निकाल रहा हूँ उसका चाहिए, तो मैं एक किसका निकाल रहा हूँ, तो मैं एक्सेलरेशन निकाल रहा हूँ महेंद्र का। फोर्स चाहिए महेंद्र का कि महेंद्र के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, और मुझे मास चाहिए महेंद्र का। ठीक है, तो शायद ये दोनों चीजें मुझे पता है। मैंने पिछले ही 16 एग्जांपल में हमने फोर्स निकाला था महेंद्र के ऊपर कितना लग रहा है। ठीक है, कितना लग रहा था वो इधर पे मैंने उचित मेंशन किया है। फोर्स एक्टिंग ऑन महेंद्र कितना था वो 733 न्यूटन। ये पहला चीज इधर पे क्लियर हो गया। अब मुझे मास देखना है, मास ऑफ महेंद्र, ये भी हमें पता है कितना है मास ऑफ महेंद्र 75 kg। तो अब मैं ए का वैल्यू निकाल सकता हूँ इजीली। ठीक है, और क्या क्या दिया है हमने इसके गिवन के अंदर, तो इनिशियल वेलोसिटी u, ये तो अंडरस्टैंडेबल है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 हो जाएगा, और टाइम क्या हो जाएगा 1 सेकंड, तो मुझे गिवन के अंदर दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा एक्चुअल क्वेश्चन। क्या चीज हमें फाइंड आउट करना है, महेंद्र वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकंड। एक्चुअल में 1 सेकंड के बाद महेंद्र का कितना वेलोसिटी होगा, मतलब स्मॉल v कितना होगा, वो मुझे इधर पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये फार्मूला मैंने आपको बता दिया क्या क्या यूज करेंगे और किस तरीके से यूज करेंगे और क्यों यूज करेंगे। ओके, अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ए निकालना पड़ेगा, तो मैं इधर पे स्टेटमेंट लिखूंगा कि ये फार्मूला मेरा आया कहां से एक्चुअल में, तो बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से मैंने फार्मूला डिराइव किया। तो मैंने वो स्टेटमेंट लिखा और इधर पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का फार्मूला लिख दिया, क्या है F=m। अब ये फार्मूला यूज करके मैंने इधर पे सिंपल ए का वैल्यू निकाल दिया, क्या आ जाएगा A=F/m। ओके, क्लियर है। अब a का वैल्यू निकालने के लिए मुझे f चाहिए, m चाहिए, तो मैंने f का वैल्यू रख दिया इधर पे, मैंने m का वैल्यू रख दिया इधर पे। ये दोनों को सिंपल इधर डिवाइड करना, तो वो चीज हम लोग इधर रफ फॉर्म में करके देखते हैं। अब जब मैं तीनों डिजिट को देखता हूं तो ये समथिंग 700 के आसपास है, तो मैं 75 को कितने नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे वैल्यू 700 के पास आएगा। अगर मैं इसको डायरेक्टली 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे कितना आएगा, 75 मल्टीप्लाई बाय 10 750। तो 750 तो बड़ा है ना 783 से, तो अब मैं मल्टीप्लाई बाय 10 यूज नहीं कर सकता, मैं एक स्टेप पीछे आता। मैं 75 मल्टीप्लाई बाय 9 करके देखता हूँ कितना आता है। 9 5 45, 7 is 63, 64, 65, 66, 67, कितना आ गया 675। तो हाँ, ये वैल्यू मैं इसके अंदर ले सकता हूँ, क्योंकि 10 जा करूंगा तो 750 चला जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा। तो 75 9 कितना आ गया मेरा 675। क्लियर हो गया। माइनस करते, सिंपल सा माइनस ही करते हैं। ओके, कितना आ जाएगा 58। अब इधर पे तीनों डिजिट यूज हो चुका है, तो मुझे और अगर आगे सॉल्व करना है तो मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि डेसिमल के राइट साइड में मुझे 2 डिजिट तक लेना ही पड़ता है। तो डेसिमल इधर पे मैंने लगा दिया, अब इधर पे मैं 0 लिख सकता हूं, तो मुझे समथिंग 500 के आसपास चाहिए। 9 टाइम्स करने पे कितना आ रहा है, 600 आ रहा है। तो मैं इसको जरा 8 टाइम करके देखता हूं कितना आता है। 75 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 5 जा 40, 7 जा 56 प्लस 4 60, कितना आना है 600। मुझे कितना चाहिए 580, बड़ा है, मतलब एक स्टेप और पीछे जाता हूं। 75 मल्टीप्लाई बाय 7 करते हैं, 7 बजा 55, 7 से 49, 50 15 50, तो कितना आ गया 525। कितना चाहिए 580। तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अगर एक टर्म और पीछे जाऊंगा तो सिंपल अगर मैं इसके अंदर से 75 माइनस करूंगा तो ये समथिंग मेरा 400 के आसपास आएगा। ठीक है, तो मैं 6 टाइम नहीं यूज करूंगा, मैं 7 टाइम ही यूज करने वाला हूँ। तो इधर पे 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 525, माइनस करके देखते हैं 5, इधर पे भी 5 और ये 0 हो गया, कितना आ गया 550 आ गया। ध्यान से कितना आ गया 550 आ गया। तो 550 के लिए मैं कौन सा चूज करूं, वापस से 7 टाइम ही चूज करूंगा, क्योंकि 7 टाइम से 525 है और 8 टाइम पे ये 600 हो जाएगा। तो मैं वापस से 7 टाइम इधर पे चूज करूंगा, कितना आ जाएगा 525। तो 550 से 525 माइनस करेंगे तो सिंपली 25। क्लियर हो गया माइनस। अच्छा, अब मैं और आगे सॉल्व नहीं करूंगा उसको, क्यों, क्योंकि मेरा डेसिमल के राइट साइड में 2 डिजिट हो चुका है, तो मैं यही आंसर इधर पे यूज करूंगा। तो कितना आ गया इसको डिवाइड करने के बाद आंसर, तो 9.77। तो मैंने इधर पे ये चीज लिख दिया, एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आ गया 9.77, और इसका यूनिट क्या होता है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब हमें इधर पे एक्सेलरेशन मिल चुका है, ध्यान दीजिए इधर पे हमें एक्सेलरेशन मिल चुका है। अब मैं इस a का वैल्यू यूज करूंगा इस इक्वेशन के अंदर, जिसके वजह से मुझे v भी मिल जाएगा। तो ये इक्वेशन कौन सा, तो मैं इधर पे लिख दिया बाय न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो क्या है न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन, तो v u + at। क्लियर है, मुझे इधर पे v निकालना है। इधर पे मैंने u का वैल्यू रखा है कितना, इनिशियल वेलोसिटी 0, इधर गिवन में भी मैंने लिखा है इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, प्लस a मैंने अभी निकाला कितना है 9.77,
मल्टीप्लाई, क्योंकि ए टी है दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन, मल्टीप्लाई, और टी टाइम कितना लग रहा है मेरा इधर पे, तो 1 सेकंड, तो 1 सेकंड। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 0 तो हट जाएगा और एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आ जाएगा, सिंपली और नंबर आ जाएगा। कितना आ रहा है, 9.77 मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी है किसका, महेंद्र का। कौन से समय, जब महेंद्र ने गिरना स्टार्ट किया और गिरने के बाद एग्जैक्टली 1 सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी कितना मिलेगा, 9.77 मीटर पर सेकंड, मतलब लगभग 10 मीटर पर सेकंड के आसपास। एग्जैक्टली जो हमने इसके प्रीवियस वीडियो में जो हमने सॉल्व एग्जांपल किया था उसमें भी हमने महेंद्र का वेलोसिटी ही निकाला था। सेकंड सॉल्व एग्जांपल जरा ध्यान में लीजिए, उसमें भी महेंद्र का वेलोसिटी निकाला था और उस जगह पे महेंद्र विराट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। कितने वेलोसिटी से, तो समथिंग कुछ वैल्यू था 10⁻⁹ था, वैल्यू बहुत ज्यादा कम था। तो वेलोसिटी तो था पर उसका इफेक्ट नहीं मालूम पड़ रहा था क्योंकि वो वैल्यू बहुत ज्यादा कम था। अब इस सिनेरियो में महेंद्र कितने वेलोसिटी से अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो समथिंग 9.77 मीटर पर सेकंड के हिसाब से अट्रैक्ट हो रहा है। तो ये वैल्यू बहुत ही ज्यादा है। कितना ज्यादा है, तो आपके टेक्स्ट बुक में भी उसी मेंशन है, 1.83 × 10⁹ टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, तो जो हमने प्रीवियस वीडियो में जो सॉल्व एग्जांपल डिस्कस किया था ना महेंद्र का वेलोसिटी का, उससे और ये वाले सॉल्व एग्जांपल से दोनों को कंपेयर करेंगे तो इस जगह पे महेंद्र का वेलोसिटी 1.83 × 10⁹ टाइम्स ज्यादा है। तो इस जगह पे हमारा दोनों सॉल्व एग्जांपल खत्म होता है। अब हम आते हैं हमारे पेज के एंडिंग में। पेज के एंडिंग में एक यूज योर ब्रेन पावर का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है कि हर एक ऑब्जेक्ट हर एक दूसरे ऑब्जेक्ट को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करता है। तो जब अर्थ एप्पल को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, तो क्यों नहीं एप्पल अर्थ को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। और जितने फोर्स से अर्थ एप्पल को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, उतने ही फोर्स से ये एप्पल भी तो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए ना, पर ऐसा नहीं होता है। और ऐसा क्यों नहीं होता है, तो इसका सिंपल सा आंसर है हमारे न्यूटन के सेकंड लॉ में। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि फोर्स इज इक्वल टू m × a। तो इस इक्वेशन से हमें एक्सेलरेशन का वैल्यू मिल जाएगा, वो क्या है, फोर्स अपॉन मास। तो जरा ये फॉर्मूला को जरा ध्यान से देखिए। इस फॉर्मूला में आपको एक चीज मालूम पड़ेगा कि जब मैं मास को इंक्रीज करूंगा तो मेरा एक्सेलरेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि मेरा a और m ये दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये फॉर्मूला से हम लोग वो चीज कंक्लूड कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन उस ऑब्जेक्ट के मास से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मींस अगर उस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो उसका एक्सेलरेशन कम रहेगा, अगर उस ऑब्जेक्ट का मास कम है तो उसका एक्सेलरेशन ज्यादा रहेगा। तो यही चीज जब आप अर्थ और एप्पल के सिनेरियो में फिट करके देखेंगे। अर्थ और एप्पल को दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो किसका मास ज्यादा है, अर्थ का ज्यादा। अरे ज्यादा क्या, बहुत ही ज्यादा है। तो क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, इसी के लिए अर्थ का एक्सेलरेशन क्या है, बहुत कम है। बहुत कम है मतलब लगभग इक्वल टू क्या है, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से। सो इसी के लिए एप्पल के तरफ अर्थ अट्रैक्ट नहीं होता क्योंकि अर्थ का मास ज्यादा है और उसका एक्सेलरेशन कम है। पर एप्पल अर्थ के तरफ अट्रैक्ट हो जाता है क्योंकि कंपेयर करेंगे तो एप्पल का मास बहुत ही कम है, और क्योंकि एप्पल का मास बहुत कम है तो उसका एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा है। अब हम एक और चीज देखते हैं कि जिस तरीके से मून ऑर्बिट करता है अर्थ को, मून को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल सैटेलाइट बोलते हैं। सो वैसे ही साइंटिस्ट ने बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पेस में छोड़े हैं। तो जिस तरीके से हमारा नेचुरल सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है अर्थ को, उसी तरीके से ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी अर्थ को क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि क्यों नहीं जो भी ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहे हैं ये सारे ऑब्जेक्ट अर्थ के साथ कोलाइड हो जाते हैं। अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, तो उसको खींचना चाहिए, पर वो सारे ऑब्जेक्ट्स अर्थ से कोलाइड क्यों नहीं होते। तो सिंपल सा आंसर वापस से यही इक्वेशन में है। ठीक है, तो जो भी ऑब्जेक्ट अर्थ को रिवॉल्व कर रहे हैं वो सारे ऑब्जेक्ट्स का मास अर्थ के मास से अगर कंपेयर करेंगे तो बहुत ही ज्यादा कम है। इसीलिए उन ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो बहुत ज्यादा है। क्योंकि एक्सेलरेशन ज्यादा है तो उसका क्या इफेक्ट आएगा, तो वापस से हम लोग जरा ये न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं। न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलता है कि v इज इक्वल टू u प्लस at। अगर मेरा a ज्यादा रहेगा तो v क्या होगा, v ज्यादा रहेगा, और अगर a मेरा कम रहेगा तो v क्या होगा, कम रहेगा। क्योंकि उनका एक्सेलरेशन ज्यादा है इसी के लिए उनका जो वेलोसिटी है वो भी क्या होता है, ज्यादा होता है। और क्योंकि
सारे ऑब्जेक्ट्स जो अर्थ को रिवॉल्व कर रहे हैं उनका वेलोसिटी ज्यादा है, तो वो ऑब्जेक्ट हर समय अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ना उसको स्किप करते जा रहे हैं, तो केवल रिवॉल्व होते जा रहे हैं। क्यों रिवॉल्व होते जा रहे हैं? क्योंकि उनके पास उतना वेलोसिटी। फिर भी अगर आपको इस चीज का इन डिटेल अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो मैंने इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में वो चीज बताया, तो वो वीडियो आप जरूर देखिए। तो अब इस जगह पे हमारा ये पेज खत्म होता है। अब हम शिफ्ट होते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे। अब हम आते हैं पेज नंबर 8 पे। इस पेज पे हम अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में जानेंगे। अर्थ क्या कर रहा है? अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से वो ऑब्जेक्ट क्या हो रहे हैं? एक्सेलरेट हो रहे हैं। सो ऐसा एक्सेलरेशन जो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है, जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, उस एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो किसका ग्रेविटी? तो अर्थ का ग्रेविटी। और इस चीज को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। और ये जो एक्सेलरेशन होता है ये वेक्टर क्वांटिटी है। आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में 2 टाइप ऑफ क्वांटिटी पढ़ा होगा, एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। ऐसे यूनिट जिनको डिनोट करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, उन यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। और ऐसे यूनिट जिनको डिनोट करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, ऐसे यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। तो हमें एक्सेलरेशन शो करने के लिए बताना पड़ता है कि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है या ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो हमें वो चीज डायरेक्शन शो करना पड़ता है। इसी के लिए एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी में आता है। तो अभी मैं आपको अगर ये चीज पूछूं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मींस हमारा स्मॉल जी, तो ये स्मॉल जी का डायरेक्शन कौन से तरफ होगा? तो सिंपल, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन क्या है? उसके सेंटर की तरफ है। इसी के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मींस स्मॉल जी का भी डायरेक्शन कहां पे होगा? अर्थ के सेंटर के तरफ ही होगा। अब इसके बाद आता है दो थिंक अबाउट इट। तो उसमें से फर्स्ट थिंक अबाउट इट है व्हाट वुड हैपन इफ देयर इज नो ग्रेविटी। क्या होगा अगर ग्रेविटी नहीं हो? तो सिंपल सोचिए ना, अगर ग्रेविटी है ही नहीं मींस ग्रेविटेशनल फोर्स है ही नहीं, तो कोई चीज नीचे फॉल होगा ही नहीं, सारे ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे? फ्लोट होना स्टार्ट हो जाएंगे। मींस अगर अर्थ के ऊपर अगर ग्रेविटी नहीं रहेगा तो अर्थ के सारे ऑब्जेक्ट्स फ्लोट होना स्टार्ट हो जाएंगे। सेकंड थिंक अबाउट इट है कि व्हाट वुड हैपन इफ द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी वाज ट्वाइस। क्या होगा अगर आप कैपिटल जी का वैल्यू ट्वाइस कर देते? तो सिंपल इसको समझने के लिए हम एक इक्वेशन से समझते हैं इसको। कौन सा इक्वेशन? तो न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाला इक्वेशन। उस इक्वेशन के हिसाब से हमें ये फॉर्मूला मिलता है। क्या होगा अगर मैं कैपिटल जी का वैल्यू 2 टाइम्स कर दूं? अगर मैं इसको 2 टाइम इंक्रीज करूंगा तो मेरा फोर्स भी क्या हो जाएगा? 2 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। अगर हमें स्मॉल जी का वैल्यू निकालना हो कि वो ऑब्जेक्ट कितने वैल्यू से एक्सेलरेट हो रहा है, क्या है इस जगह पे मेरा स्मॉल जी का वैल्यू, तो मैं उसको किस तरीके से निकालूंगा? तो अभी हम लोग वही चीज देखते हैं कि मेरा स्मॉल जी का वैल्यू क्या होता है अर्थ के सरफेस के ऊपर। ओके, सो सिंपल हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मींस स्मॉल जी हम लोग निकाल सकते हैं हमारा न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का यूज करके। ओके, सो न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है? तो F इक्वल टू G mm upon r स्क्वायर। अब इसके अंदर हम लोग जरा टर्म्स को समझते हैं कि क्या क्या टर्म है। ये F मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स है जो एक्ट हो रहा है ऑन ए ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है उसको मैं इधर पे डिनोट कर रहा हूं F के साथ। अब इसके बाद दो ऑब्जेक्ट का मास आता है, तो इधर पे दोनों ऑब्जेक्ट मेरे कौन से हो गए? एक तो मेरा अर्थ हो गया और दूसरा मेरा वो ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बारे में हम लोग बात करें तो जनरली अगर हमें प्लैनेट के साथ अगर डील करना होता है तो हम प्लैनेट के मास को कैपिटल M से डिनोट करते हैं और उस ऑब्जेक्ट के मास को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो इस जगह पे हमारा प्लैनेट क्या है? अर्थ है और उसका मास अगर मुझे डिनोट करना है तो मैं कैपिटल M का यूज करूंगा और ऑब्जेक्ट को मास को किससे डिनोट करूंगा? तो स्मॉल m के साथ। और ये r क्या है? तो r सिंपली डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो वही चीज मैंने इधर पे मेंशन किया है। कैपिटल M क्या है? मास ऑफ अर्थ। स्मॉल m क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। और स्मॉल r क्या है? तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ टू द ऑब्जेक्ट। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से F इक्वल टू क्या है? ma। ये तो बहुत बार अभी तक हमने देखा, आपको ये चीज ध्यान में भी आ गया होगा। अब इस इक्वेशन को जरा आप ध्यान से देखिए। इधर पे ये जो मेरा a है, इधर पे जो मेरा a है, ये a क्या है? एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब इस सिचुएशन में मेरा एक्सेलरेशन क्या है? तो मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर मेरा एक्सेलरेशन लग रहा है। तो ये पूरे सिनेरियो में मैं उस एक्सेलरेशन को क्या बोलने वाला हूँ? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलने वाला हूँ। तो मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को किससे डिनोट करता हूँ? तो स्मॉल जी से डिनोट करता हूँ। इसी के लिए मैंने इस
ए की जगह पे क्या मेंशन कर दिया, जी मेंशन कर दिया, बाकी मेरा एफ एज इट इज है, मेरा एम भी एज इट इज। अब मैंने इस इक्वेशन को न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की इक्वेशन को इक्वेशन 1 दे दिया और ये जो इक्वेशन 2 दे देता हूँ। अब फ्रॉम 1 एंड 2 ये दोनों इक्वेशन के लेफ्ट साइड में आपको क्या मिलेगा, एफ मिलेगा। मींस ये दोनों इक्वेशन का लेफ्ट साइड क्या है, इक्वल चल रहा है। तो जब दोनों इक्वेशन का लेफ्ट साइड इक्वल चल रहा है तो राइट साइड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसी के लिए फ्रॉम 1 एंड 2 मेरा क्या इक्वेशन आता है, तो gmm/r² इक्वल हो जाता है किसके, mg के। अब इधर पे सिंपल कैलकुलेशन हमने करना है, तो देखिए लेफ्ट साइड में स्मॉल m है, राइट साइड में स्मॉल m है, दोनों स्मॉल m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बच गया लेफ्ट हैंड साइड में, तो कैपिटल G कैपिटल M और कैपिटल R स्मॉल r², और राइट हैंड साइड में क्या बच गया, स्मॉल g। जस्ट इसको मैंने ऐसा लिखा है और नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसको इस तरीके से कर दिया। तो लेफ्ट साइड में मेरा g आ गया और राइट साइड में मेरा कैपिटल G कैपिटल M और r² आ गया। अब अगर मान लीजिए कि मेरा ऑब्जेक्ट कहां पे प्रेजेंट है, अर्थ के सरफेस पे ही प्रेजेंट है। मेरा ऑब्जेक्ट कहां प्रेजेंट है, सरफेस पे ही प्रेजेंट है, ऊपर नहीं नीचे नहीं, कहां है, सरफेस पे ही प्रेजेंट है। तो ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस एक्चुअली में मेरा क्या है, कैपिटल आर है, मेरा रेडियस ऑफ अर्थ है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, ये स्मॉल आर के जगह पे gmm कैपिटल r² लिख दूंगा। तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड में g आ जाएगा और राइट हैंड साइड में कैपिटल G का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6.67 × 10⁻⁻11 बराबर, मल्टीप्लाई बाय कैपिटल M मेरा मतलब मास ऑफ अर्थ कितना है, 6 × 10⁻24 और डिवाइड बाय r मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, वो कितना होता है, तो 6.4 × 10⁻6, क्योंकि r² है इसलिए द होल स्क्वायर। और जब आप ये पूरे वैल्यू को सॉल्व करेंगे, इधर पे करके तो नहीं दिखा सकता आपको, ये पूरे वैल्यू को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको g का वैल्यू समथिंग मिलेगा 9.77 के आसपास। तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस g का भी, ये स्मॉल g का भी मेरा यूनिट क्या आएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस इक्वेशन में कहीं पे भी स्मॉल m का वैल्यू नहीं है। स्मॉल g निकालने के लिए आपको स्मॉल m पता होना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्मॉल m का यूज है ही नहीं इस फॉर्मूला के अंदर। मैंने ये चीज आपको इधर पे इसलिए बताया, ये स्मॉल m क्या होता है, मेरा मास ऑफ ऑब्जेक्ट होता है ना। तो हमारे दिमाग में क्या रहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बड़ा दिख रहा है, उसका मास ज्यादा है, तो वो फटाक से नीचे गिरेगा। बट ये इक्वेशन से आपको ये चीज क्लियर होता होगा कि ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर स्मॉल g तो डिपेंड करता ही नहीं है। तो स्मॉल g किस पे डिपेंड करता है, सिंपली मास ऑफ द प्लैनेट पे डिपेंड करता है एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट पे डिपेंड करता है। स्मॉल g का ऑब्जेक्ट के किसी भी प्रॉपर्टी से कुछ भी लेना देना नहीं है। ऑब्जेक्ट बड़ा है, छोटा है, ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ज्यादा है, ऑब्जेक्ट का डेंसिटी कम है, कुछ भी प्रॉपर्टी से स्मॉल g का कुछ भी लेना देना नहीं है। सो आई थिंक कि आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे उसका डेंसिटी ज्यादा हो, चाहे उसका डेंसिटी कम हो, चाहे उसका मास ज्यादा हो, चाहे उसका मास कम हो, हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर स्मॉल g का वैल्यू एक ही जैसा एक्ट होता है और हर एक ऑब्जेक्ट एक ही फोर्स से अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो इसके बाद हमें कैन यू टेल का क्वेश्चन मिलेगा। तो वो क्वेश्चन मैंने इधर को बोर्ड पे लिखा है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ g ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। पूछ रहा है कि अर्थ के सरफेस के ऊपर g का वैल्यू क्या होगा इफ अगर इट्स मास वाज ट्वाइस, ध्यान से इसका मास और ट्वाइस कर रहा है, तो अर्थ का मास को ट्वाइस कर रहा है, ट्वाइस एज लार्ज, एंड इट्स रेडियस हाफ ऑफ व्हाट इट इज नाउ, और अर्थ के रेडियस को हम लोग हाफ कर देते हैं, तब g का वैल्यू के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, यानी तो g का वैल्यू क्या होगा। तो फर्स्ट कंडीशन इधर पे, सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में जो मेरे नॉर्मल कंडीशन है वही सब चालू है। मेरा मास ऑफ अर्थ कैपिटल m है, मेरा रेडियस ऑफ अर्थ कैपिटल r है और मेरा स्मॉल g का वैल्यू हमें पता है 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो नॉर्मल है फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन में मैंने क्या कर दिया, मैंने मेरे अर्थ के मास को डबल कर दिया, ट्वाइस कर दिया, मैंने रेडियस ऑफ अर्थ को क्या कर दिया, हाफ कर दिया। अब इससे प्रॉब्लम क्या आएगा, अगर आपको इक्वेशन ध्यान में होगा, g का अभी हमने देखा कि gm/r², ये जो कैपिटल स्मॉल g का वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो कैपिटल M पे भी कर रहा है और कैपिटल R पे भी कर रहा है। और सेकंड कंडीशन में हमने कैपिटल M को 2 टाइम्स कर दिया है और कैपिटल R को हमने हाफ कर दिया है। तो
ये चीज तो पक्का है कि इस जी के ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा। सो गिवन में क्या आ जाएगा, सबसे पहले इसको दो कंडीशन के हिसाब से सोचते हैं हम लोग, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन। तो m1 मींस मास ऑफ फर्स्ट कंडीशन, तो सिंपली m कैपिटल M था। सेकंड कंडीशन में मास क्या हो गया, मींस तो मैं इधर पे डिनोट करूंगा m2 से, तो 2 टाइम्स m हो गया, क्लियर हो गया। r1 मींस फर्स्ट कंडीशन में मेरा रेडियस क्या था, तो सिंपली r था, कोई चेंजेस नहीं। पर सेकंड कंडीशन में मैंने रेडियस क्या ले लिया, तो r/2 हो गया, मींस आधा हो गया, हाफ हो गया। मुझे क्या चीज फाइंड आउट करना है, सेकंड कंडीशन का। ध्यान से, फर्स्ट कंडीशन का तो मुझे पता हो, तो नॉर्मल हो, तो मुझे पता, पर जब मैं ये सारी चीजें चेंज करता हूँ तो जी में क्या चेंज आता है, मींस मुझे सेकंड कंडीशन का जी का वैल्यू पता करना है। तो कौन सा फॉर्मूला मैं इसके अंदर यूज करने वाला हूँ, तो ये वाला यूज करने वाला हूँ, क्लियर है। अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इसको दो कंडीशन के हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। तो पहला कंडीशन मैंने इधर पे लिखा है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, और दूसरा कंडीशन मैंने इधर पे लिखा है अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से क्या चेंजेस होगा, कुछ नहीं, तो जब हर जगह पे फर्स्ट फर्स्ट आ जाएगा, मींस फर्स्ट कंडीशन का G1, फर्स्ट कंडीशन का G1, फर्स्ट कंडीशन का M1, फर्स्ट कंडीशन का R1, फर्स्ट कंडीशन का R2, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन के हिसाब से, तो सेकंड कंडीशन का G2, सेकंड कंडीशन का G2, सेकंड कंडीशन का M2, सेकंड कंडीशन का R2। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व करने के लिए मैं डिवाइड करता हूँ 1 और 2 को। इधर पे स्टेटमेंट मैंने लिखा है डिवाइडिंग इक्वेशन 1 और 2 में। ये दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, इधर पे G1 है, इधर पे G2। तो सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड कर दिया, G1 आ गया, G2 आ गया। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में फर्स्ट इक्वेशन में ये पूरा टर्म आपको मिलेगा, तो ये पूरा टर्म मैंने इधर न्यूमरेटर में लिख दिया, ठीक है। G1 M1 R1 ये पूरा टर्म मैंने इधर पे न्यूमरेटर में लिख दिया। और सेकंड इक्वेशन का राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा आपको, तो ये पूरा टर्म मैंने इधर पे डिनोमिनेटर में लिख दिया। सबसे पहले मैंने इधर लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड किया, फिर मैंने इधर पे राइट हैंड साइड डिवाइड किया। डिनोमिनेटर के नीचे जो पूरा टर्म है इसको मैं क्या करता हूँ, न्यूमरेटर में शिफ्ट करता हूँ। तो जब मैं इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करूंगा तो ये इधर पे जाने के बाद उल्टा हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो कैसा दिखेगा ये, तो लेफ्ट हैंड साइड मेरा एज इट इज रहेगा, G1/G2 मेरा एज इट इज है, इक्वल टू भी एज इट इज है। ध्यान दीजिए ये न्यूमरेटर भी मैंने इधर पे एज इट इज लिखा है, G1 M1 R1 एज इट इज लिखा है। और डिनोमिनेटर को मैं क्या करता हूँ, ऊपर के साइड में शिफ्ट करता हूँ। जब मैं इसको ऊपर शिफ्ट करूंगा तो ये पूरी चीजें क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, एंड ये पूरा चीज इनवर्स हो जाएगा। मींस ये R2 इधर पे डिनोमिनेटर में था तो वो इधर न्यूमरेटर में आ जाएगा, और ये G2 M2 इधर पे न्यूमरेटर में था तो वो इधर पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब इसके बाद जरा आप ये कैपिटल G के वैल्यू पे जरा फोकस करिए। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना, मतलब इसका वैल्यू क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहने वाला है, बरोबर कि नहीं। तो इसी के लिए मैंने ये G1 और G2 जिसका वैल्यू सेम है और ये दोनों क्या है, डिवाइड में है, तो ये दोनों को मैं क्या कर देता हूँ, कट कर देता हूँ। तो कट करने के बाद बाकी जो भी चीज बचता सबको मैं इधर नीचे लिखता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरा क्या आ गया, G1/G2 आ गया, इक्वल टू आ गया, G1 G2 दोनों कैंसिल हो गए क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है। ऊपर क्या बचा, M1, इधर पे R2, नीचे क्या बचा, R1 और इधर पे क्लियर हो गया इधर तक। अब इसके आगे हम लोग सिंपली क्या रखते हैं, वैल्यू रखते हैं इसके। तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरा G2 एज इट इज रहेगा, M1 देखिए इधर गिवन में चेक करिए, M1 का वैल्यू क्या है, M, तो इधर पे मैं सिंपली इसको M रख देता हूँ। R2 का वैल्यू क्या है, R/2। ध्यान से देखिए R2 का स्क्वायर है तो ये पूरा क्या आ जाएगा, R2 का स्क्वायर आ जाएगा। फिर इधर डिवाइड का साइन है, इधर डिवाइड का साइन है। R1 का वैल्यू देखिए क्या है, R1 पे R, और क्योंकि इधर R1 स्क्वायर है तो इसके लिए इधर पे क्या आ जाएगा, R2। M2 क्या है, 2mm, तो इधर पे सिंपली 2। बस ये राइट हैंड साइड को थोड़ा हमको सॉल्व करना है, इधर सॉल्व करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने एज इट इज रखना है तो उसके लिए कुछ चेंजेस नहीं। राइट हैंड साइड में ये m भी मेरा एज इट इज आ जाएगा, R/2 का द होल स्क्वायर है, तो इसको अगर मैं एक्सपांड करूंगा तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा मेरा R2, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4, फिर ये बड़ा वाला डिनोमिनेटर। नीचे एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो R2, 2 और m ये तीनों क्या है, मल्टीप्लिकेशन में। तो इसको सिंपली मैं कैसे लिखता हूँ, 2 R2 m इस तरीके से लिखूंगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं क्योंकि तीनों क्या मल्टीप्लिकेशन। क्लियर हो गया ये चीज, ओके। अब ये जो 4 इधर डिनोमिनेटर में है तो वो कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा क्योंकि डिवाइड में है, तो जब नीचे चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो मेरे को उधर पे वैल्यू क्या आ जाएगा, G1
अपॉन G2, इधर डिवाइड में था, ये नीचे आ गया मल्टीप्लिकेशन में आ गया, तो न्यूमरेटर में मेरा क्या बचा, बराबर आर स्क्वायर बचा। 4 और 2 दोनों मल्टीप्लाई हो गए, और मल्टीप्लाई होने के बाद मुझे क्या वैल्यू दे दी है 8, और बाकी इधर पे क्या बचा मेरा आर स्क्वायर। इस जगह पे ये m और ये m कैंसिल हो गया, ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बच गया राइट हैंड साइड में, तो उसको मैं इधर पे लिखता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में मेरा G1 अपॉन G2 रह गया, और राइट हैंड साइड में मेरा क्या आ गया, ऊपर कुछ नहीं तो मैं इसको सिंपली 1 लिख देता हूँ, और डिनोमिनेटर में क्या है मेरा 8। अब बस मुझे इसके अंदर से किसका वैल्यू निकालना है, तो मुझे इसके अंदर से G2 का वैल्यू चाहिए, पर G2 मेरा क्या है डिनोमिनेटर में, तो इसको मैं क्या करता हूँ न्यूमरेटर में शिफ्ट करता हूँ। तो जब मैं G2 को ऊपर लूंगा, मतलब सिंपली इस तरीके से, तो मैं इसको इस तरीके से कर देता हूँ, तो G2 ऊपर चला गया, G1 नीचे चला गया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड मैंने इन्वर्स किया, तो मुझे राइट हैंड साइड भी क्या करना पड़ेगा, इन्वर्स करना पड़ेगा। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको G2 का वैल्यू क्या मिलेगा, और 8 मल्टीप्लाई बाय G1 क्या आ जाएगा 8 टाइम्स ऑफ G1। तो सेकंड कंडीशन में जब मैं मास को 2 टाइम कर देता हूँ और रेडियस को हाफ कर देता हूँ, तो उस कंडीशन में मेरा जो G होता है वो फर्स्ट कंडीशन का G से 8 टाइम हो जाता है, समझ में आ रहा है, 8 टाइम्स ऑफ G1 हो जाता है। तो आई थिंक कि आपको ये केमिकल समझा होगा। अब हम चलते हैं आगे। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से स्मॉल g का वैल्यू वेरीज होता है, मींस चेंज होता है जब मेरा ऑब्जेक्ट का लोकेशन चेंज होता है। मींस अगर मेरा ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस के ऊपर है तब मेरा स्मॉल g का वैल्यू क्या होगा, तो हमें तो पता है कि 9.77 समथिंग होगा, बट उसके अंदर भी कुछ चेंजेस है जो अभी हम लोग देखेंगे। और अगर मेरा ऑब्जेक्ट एक सर्टेन हाइट पे, मींस सरफेस से एक सर्टेन हाइट पे है, तब मेरा स्मॉल g का वैल्यू क्या होगा। अगर मेरा ऑब्जेक्ट डेप्थ में है, मींस सरफेस से नीचे है, तब मेरा स्मॉल g के अंदर क्या चेंजेस होंगे। तो ये सारा चीज हम लोग अभी देखने वाला है, और ये पूरा कांसेप्ट मैंने इधर पे बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो सिंपली हम लोग क्या देखेंगे अभी, तो वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ g, ठीक है, g किस तरीके से वैरी होता है, किस तरीके से चेंज होता है। और सबसे पहले हमें उसका फॉर्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा। तो उसका फॉर्मूला क्या है, तो g gm/r²। ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यही फॉर्मूले से हम ये सारी चीजों को डिराइव करने वाले हैं। और जस्ट इसके राइट साइड में मैंने दो चीज आपको बता दिया है। ये जो लाइन होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, हमें पता है उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। और ये जो लाइन होता है वर्टिकल लाइन, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। ये जो इक्वेटर का लाइन है उसका डिस्टेंस बड़ा है एज कंपेयर टू ये पोल के लाइन से। क्यों, क्योंकि अर्थ का जो शेप है वो कैसा है, स्फेरिकल नहीं है, वो कैसा है, एलिप्टिकल। तो वो इक्वेटर से थोड़ा बल्ज होता है और पोल से थोड़ा फ्लैट होता है। तो बस ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अब हम चलते हैं एक्चुअल हमारे कंसेप्ट पे। तो ये जो g का वैल्यू है वो 3 जगह पे चेंज होता है। सबसे पहले वो चेंज होता है अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, मींस जो सरफेस ऑफ द अर्थ है उधर पे g का वैल्यू चेंज होता है। हाँ होता है, देखेंगे किस तरीके से। फिर सेकंड आता है चेंज विद हाइट, हाइट के साथ किस तरीके से g का वैल्यू चेंज होता है। फिर थर्ड आता है चेंज विद डेप्थ, डेप्थ के साथ किस तरीके से g का वैल्यू चेंज होता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सरफेस के साथ। अगर आप पॉइंट ए पे है तो पॉइंट ए पे आपका और अर्थ के सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या है, मैक्सिमम है, तो बोल सकता हूं ऐसे। और पॉइंट बी पे मींस पोल पे इस जगह से सेंटर ऑफ द अर्थ तक का जो डिस्टेंस है वो कैसा है, मिनिमम। बस यही चीज आप जरा इधर पे ध्यान में रखिए। तो ये डिस्टेंस के वजह से ही, ये जो डिस्टेंस इधर पे ज्यादा है इक्वेटर पे और ये जो डिस्टेंस कम है इधर पे पोल पे, तो यही डिस्टेंस के वजह से मेरा स्मॉल g के अंदर चेंजेस आ जाते हैं। किस तरीके से हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने इधर पे बताया है पोल के बारे में, तो वापस से मैंने इधर अर्थ को ड्रॉ किया है, ये अर्थ का सेंटर और ये क्या है मेरा पोल वाला लाइन। अगर आप पोल पे हैं तो आप ये चीज मान सकते हैं कि आप ऐसी जगह पे खड़े हैं जहां से अर्थ का सेंटर एकदम मिनिमम डिस्टेंस पे है। ओके, तो क्योंकि इधर पे अर्थ का सेंटर एकदम मिनिमम डिस्टेंस पे है, मींस इधर पे r कैसा है, ध्यान दीजिएगा, r मतलब क्या, रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ कैसा है, कंपैरेटिवली छोटा है। और इससे प्रॉब्लम क्या होता है, इससे क्या चीज हमें समझ में आता है, इससे ये चीज हमें समझ में आता है। ध्यान से देखिए, ये जो स्मॉल g था, ये जो स्मॉल g था और ये जो r था, ये दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है, यस, ये दोनों के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन है। और इस जगह पे अभी अभी हमने देखा कि ये r क्या हो रहा है, ये पोल पे r क्या है, मिनिमम है, कम है, ठीक है। और क्योंकि r इस जगह पे मिनिमम है तो इस पोल पे मेरा g क्या होगा, यस, g क्या होगा मेरा, मैक्सिमम होगा। इसी के लिए हम ऐसा बोलते हैं कि
पोल्स के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम रहता है। क्लियर है? अब इसी जगह पे अगर मैं इक्वेटर की बात करूं तो अगर आप मान लीजिए कि इस पॉइंट पे है तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आप एक ऐसी जगह पे हैं जहां से अर्थ का सेंटर मैक्सिमम डिस्टेंस पे, ठीक है, मींस आर क्या है इधर पे मैक्सिमम है, और क्योंकि आर इधर पे मैक्सिमम है और अभी अभी हमने देखा कि आर और जी क्या है, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो आर मैक्सिमम है, इसके लिए जी क्या हो जाता है, इस जगह पे मिनिमम हो जाता है। क्लियर हो गया? देखिए हम सरफेस पे थे तो सरफेस पे दो जगह पे हम बात करें, एक पोल पे जहाँ पे डिस्टेंस एकदम मिनिमम है और एक इक्वेटर पे जहाँ पे डिस्टेंस एकदम मैक्सिमम। क्योंकि पोल पे डिस्टेंस एकदम मिनिमम है तो उधर पे जी एकदम मैक्सिमम है क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और इक्वेटर पे आर एकदम मैक्सिमम है, इसी के लिए जी क्या है, एकदम मिनिमम। क्लियर है? तो हमने पोल पे कितना जी होता है और इक्वेटर पे कितना जी होता है वो भी हम फाइंड कर चुके हैं और उसका वैल्यू मैंने इधर पे लिखा है। तो जी एट पोल कितना होता है, तो 9.832। ध्यान दीजिएगा अभी हमने पढ़ा था कि सरफेस पे जी का वैल्यू कितना होता है, 9.77 होता है, और क्योंकि पोल पे डिस्टेंस एकदम मिनिमम होता है तो इस जगह पे जी थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, तो कितना हो जाता है, तो 9.832 हो जाता है। ओके, और इक्वेटर पे वही जी 9.78 मीटर पर सेकंड। अब हम शिफ्ट होते हैं चेंज विद हाइट पे, मींस जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन हाइट का चेंजेस मिलता है आपको स्मॉल जी के वैल्यू के अंदर। ओके, तो इधर पे मैंने वापस इधर पे अर्थ को ड्रॉ किया है, ये जो रेड लाइन है ये रेड लाइन किसका है, तो रेडियस ऑफ अर्थ है, और हम कहां पे आ गए, एक सर्टेन हाइट पे आ गए। जो ब्लू लाइन है वो मेरा हाइट बता रहा है कि मैं सरफेस से इधर पे हूं, कहां पे हूं, तो इस जगह पे हूं, मींस मैं सरफेस से कितने हाइट पे आ गया, एच वाले हाइट पे आ चुका हूं। ठीक है, अब इस जगह पे ध्यान दीजिएगा, एक और फॉर्मूला है जो मैं आपको इधर पे हाईलाइट करना चाहता हूं कि ये दोनों डिस्टेंस को क्लब करके मैं क्या बोलता हूँ, स्मॉल आर बोलता हूँ। ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखें, न्यूमेरिकल में हम लोग इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो स्मॉल आर मतलब क्या, रेडियस एट हाइट एच, ये क्या आ जाएगा मेरा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल एच। तो जब मैं हाइट को इंक्रीज करता हूँ, ध्यान से, जब मैं ऑब्जेक्ट के हाइट को इंक्रीज करता हूँ तो क्या चेंजेस आएगा उसके अंदर, सिंपली अभी अभी हमने देखा कि जब मेरा स्मॉल आर मतलब जब मेरा आर एच जब मेरा इंक्रीज होगा तो हमें ये चीज पता है कि जी और आर का क्या रिलेशन है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन है। तो जब मेरा आर इंक्रीज होते जाएगा तो उस समय मेरा जी क्या होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। मतलब आप जितने हाइट पे जाते जाएंगे आपका स्मॉल जी क्या होता जाएगा, उतना ही कम होते जाएगा। अब हम शिफ्ट होते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे, मींस पेज नंबर 9 पे। तो पेज नंबर 9 पे स्टार्टिंग पे आपको एक टेबल मिलेगा और वही टेबल को मैंने कंप्रेस करके इधर पे बनाया। और टेबल में बस इतना ही बताया गया कि इस साइड पे क्या जी का वैल्यू है, इस साइड पे क्या जी का वैल्यू है, इस साइड पे क्या जी का वैल्यू। और हमें ये सेंस है कि जितना आप हाइट पे जाएंगे आपका जी का वैल्यू उतना कम होता जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि आप सरफेस पे हैं, मींस सरफेस ऑफ अर्थ पे हैं, तो आपका हाइट क्या है, सिंपल 0 किलोमीटर। तो उस जगह पे आपके ऊपर कितना जी लग रहा है, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का लग रहा है, बरोबर। आप मान लीजिए कि माउंट एवरेस्ट पे आ गए, ठीक है, जो हमारे अर्थ का सबसे टॉप पॉइंट है, उस जगह पे आ गए जिसका हाइट कितना है, तो लगभग 8.8 किलोमीटर है। तो उस जगह पे आपका जी कितना रहेगा, 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर ही रहेगा। ध्यान दीजिए ये दोनों, चाहे आप 0 किलोमीटर पे रहें चाहे आप 8.8 किलोमीटर पे रहें, दोनों जगह पे मेरा जी का वैल्यू सेम ही रहेगा। क्यों रहेगा, मैं आपको उसका रीजन देता हूँ। ये जो मेरा रेडियस है ये इसका एक्चुअली में वैल्यू कितना है, तो समथिंग 6400 किलोमीटर है। द रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, तो 6400 किलोमीटर है। और इतने बड़े रेडियस के सामने अगर आप बोलेंगे कि मैं 8 किलोमीटर हाइट पे हूँ, मींस सरफेस से मैं कितने हाइट पे हूँ, तो 8 किलोमीटर हाइट पे हूँ, तो क्या चेंज होगा, तो सिंपली 6400 था, ये 6408 हो जाएगा। तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं आ रहा है, ठीक है, मतलब नेग्लिजिबल चेंजेस आ रहे हैं। और इसी के वजह से नेग्लिजिबल चेंजेस हमें स्मॉल जी के वैल्यू में भी दिखता है। ठीक है, चेंजेस स्टार्ट होगा कब से, जब आप थोड़ा एक हाइट पे जाएंगे, मींस 40 50 100 के ऊपर जाएंगे, 40 50 100 किलोमीटर के आसपास जाएंगे, तब जाके आपको चेंजेस दिखते हैं। ठीक है, तो एक और इधर पे डिस्टेंस का हमने पैरामीटर देखना है, मैक्सिमम हाइट। तो बलून है जो मैन मेड बलून, तो 36.6 किलोमीटर के हाइट तक हो गए। तो उस जगह पे जी का वैल्यू कितना, तो आप देखेंगे थोड़ा कम हुआ, 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, पर यही जी तो हम लोग अभी तक पढ़ते हैं ना,
ठीक है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप 40 किलोमीटर ऊपर भी चले जाएंगे फिर भी जी के वैल्यू में कुछ भी ज्यादा चेंजेस नहीं है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, इधर से चेंजेस आपको मालूम पड़ेगा। जो वेदर सैटेलाइट होते हैं वो सरफेस से लगभग 400 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होते हैं। अब उस जगह पे आप देखेंगे कि जी का वैल्यू क्या हो गया, घट गया, कम हो गया। कितना हो गया, तो 8.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। और ऊपर चलते, और ऊपर मतलब कहाँ पे, कम्युनिकेशन सैटेलाइट के पास, उनका जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो 35,700 किलोमीटर समथिंग है। मींस रेडियस ऑफ अर्थ से भी कई गुना ज्यादा डिस्टेंस पे क्या सिचुएटेड है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिचुएटेड है। और उनके ऊपर कितना जी लगता है, तो नेग्लिजिबल, समथिंग 0.225 मतलब इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? और यही रीजन है, ध्यान दीजिएगा, मैं वापस से आता हूँ इसी चीज पे। यही रीजन है कि ये सारे जो भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट है ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से कोलाइड नहीं होते। क्यों नहीं होते? अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स तो है पर वो इतना नहीं है कि उसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर पाए। ठीक है, ये पहला रीजन। सेकंड रीजन ये भी हम दे सकते हैं कि वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट के पास उसका खुद का इतना वेलोसिटी है कि वो हर समय अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को स्किप कर देगा। क्लियर हो गया ये चीज? अब इस टेबल के बाद आपको जो कंसेप्ट मिलेगा वो मिलेगा चेंजिंग डेप्थ का। तो हमने सरफेस का देखा, हमने हाइट का देखा, अब हम चलते हैं सरफेस के अंदर, डेप्थ में चलते हैं। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये वापस से अर्थ है, ये अर्थ का रेडियस है रेड लाइन में, और हम आ चुके हैं इतने हाइट, मतलब इतना हाइट हम लोग नीचे आ चुके हैं। तो मतलब इससे हम लोग ये चीज क्लियर कर सकते हैं कि मेरा आर क्या हो चुका है, कम हो चुका है। फॉर्मूला भी जरा आप ध्यान में दे दीजिएगा, जिस तरीके से हमने इधर पे आर एच का निकाला था, आर 28 आर प्लस एच, उसी तरीके से आर डी का भी निकलेगा। मतलब आप जितना डेप्थ में जाएंगे, तो ये पूरे डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं आर डी। ठीक है, तो आर डी क्या हो जाएगा, सिंपली रेडियस, रेडियस मतलब रेडियस माइनस हाइट, हाइट कितना नीचे आप, जिसके लिए मैंने इधर पे लिखा आर माइनस एच। तो आर डेप्थ क्या हो जाएगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल एच। क्लियर है चीज? वापस हम लोग आते हैं इस चीज पे कि हमारा आर क्या हो चुका है, कम हो चुका है। क्लियर है, हमारा आर क्या हो चुका है, कम हो चुका है, मतलब हमारा डिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। अब उस हिसाब से जरा आप मुझे बताइए कि डिस्टेंस कम हो गया तो जी के साथ क्या हो गया, जी के साथ क्या होगा, डिस्टेंस कम हो गया ना, तो जी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, यही होना चाहिए। पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। आप जितना अर्थ के डेप्थ में जाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, आप जितना अर्थ के डेप्थ में जाएंगे जी का वैल्यू कम होते जाता है। मैं एक्सप्लेन करता हूं इधर पे किस तरीके से। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप कहां पे आ चुके हैं, तो आप इस पॉइंट पे आ चुके हैं, आप अर्थ के सरफेस से खुदाई करते गए, अब आप कहां पे आ चुके हैं, इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट पे आपके लिए अर्थ क्या है, ध्यान से, मैंने क्या पूछा, आपके लिए अर्थ क्या है, तो आपके लिए अर्थ है सिंपली ये वाला पोर्शन, ये जो रेड कलर का मैं बता रहा हूँ, ये वाला पोर्शन आपके लिए अर्थ है। बाकी बाकी ये जो ब्लू कलर में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन आपके लिए अर्थ में नहीं आया। ठीक है, तो वापस से इसको रिपीट करता हूँ कि आप इतना नीचे चले गए, इतना नीचे जाने के बाद आपके लिए अर्थ क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन हो जाएगा। ये जो अर्थ का मास है ना, ये जो ऊपर का अर्थ का मास है, ये जगह पे हमारा वैष्णो वैल्यू ऑफ जी खत्म होता है। इसके बाद हमें दो थिंक अबाउट इट मिलेगा, और दोनों थिंक अबाउट इट मैंने इधर बोर्ड पे लिखा। सो फर्स्ट क्या है उसमें से, will the direction of the gravitational force change as we go inside the earth? मींस जैसे जैसे आप अर्थ के अंदर जाते जाएंगे वैसे वैसे क्या ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन चेंज होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ था, है और आगे भी रहेगा। तो चाहे आप अर्थ के अंदर जाइए चाहे अर्थ के ऊपर जाइए, कहीं पे भी जाइए, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन कहाँ मिलेगा आपको, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ के तरफ ही मिलेगा। ओके, अब हम शिफ्ट होते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। ध्यान से जरा इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करेंगे कि जब आप अर्थ के सेंटर पे आ जाएंगे, एज्यूम कर लीजिए कि आप अर्थ के सेंटर पे हैं, तो इस पॉइंट पे जी का वैल्यू, स्मॉल जी का वैल्यू क्या होगा। ओके, तो इसको हम लोग समझते हैं सिंपली हमारा डेप्थ वाले कंसेप्ट के साथ। डेप्थ वाले कंसेप्ट में क्या आ रहा था कि जितना आप अर्थ के सरफेस के नीचे जाएंगे, अर्थ का मास क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, और क्योंकि अर्थ का मास कम होता जाएगा तो जी भी क्या होगा, जी भी कम होते जाएगा। बरोबर है।
अब जरा वापस से आते हैं हम अर्थ के सेंटर पे। अब अर्थ के सेंट्रल पॉइंट पे अर्थ का मास कितना रहेगा, जरा इसके बारे में सोचिए। अर्थ का मास कितना रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। अर्थ के सेंटर पे अर्थ का मास इक्वल टू 0 kg रहेगा, बरोबर। तो जब अर्थ का मास ही अर्थ के सेंटर पे 0 है तो उधर पे जी भी कितना रहेगा, वो भी तो 0 ही होगा ना। द सेंटर ऑफ द अर्थ द वैल्यू ऑफ जी बिकम्स 0। क्यों? क्योंकि उधर पे मास ऑफ द अर्थ बिकम 0। ओके, हम आते हैं हमारे वीडियो के एंड पर। जाते जाते आपको एक फैक्ट बताता हूं मैं। मून का मास और मून का रेडियस अर्थ के कंपैरिजन में ज्यादा होगा कि कम होगा? ऑब्वियसली कम ही होने वाला है। क्यों? क्योंकि मून का जो साइज है वो कैसा है, छोटा एज कम्पेयर टू अर्थ। क्योंकि मून का मास और मून का रेडियस दोनों कम है एज कम्पेयर टू अर्थ, तो मून का जो जी होगा वो भी कम ही रहेगा। जी का वैल्यू मून के ऊपर कितना होता है, तो 1/6 पार्ट होता है जी जो अर्थ के ऊपर लग रहा है उसके। मींस इसका मतलब क्या कि अर्थ पे जो भी ग्रेविटी का वैल्यू है, कितना है हमें पता है, कितना 9.77 समथिंग है। तो उस ग्रेविटी के वैल्यू को आप डिवाइड बाय 6 करेंगे, उसके बाद जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू होता है मून के ग्रेविटी का। आप अर्थ के सरफेस पे खड़े हैं, उधर पे आपने फोर्स लगा के एक सर्टेन हाइट तक जंप किया, ठीक है। वही सेम फोर्स से अगर आप मून के सरफेस से जंप करेंगे तो आप 6 टाइम्स ज्यादा हाइट अटेन कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि मून के ऊपर 6 टाइम कम ग्रेविटी है एज कंपेयर टू अर्थ। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो। इस पेज का आगे का कंसेप्ट और आगे के पेजेस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।